जो मुझे मौजू दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, वो बोलने की आजादी और हर तरह की आजादी पर तमाम हमले, उस पर कुछ बोलने के लिए कहा गया है। लेकिन मैं शुरुआत जो गौहर ने कुछ बातें रखी वहां से मैं करना चाहती हूँ। गौहर ने बहुत जरूरी बात कही, बोलियों की तरफ हमको थोड़ा सा जाना चाहिए और देखना चाहिए। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आजकल एक वो भी है कि कौन असली मूल निवासी थे और मूल निवासियों की जुबान क्या थी, इस पर भी काफी चर्चा है, लोगों में काफी दिलचस्पी भी है, वो सवाल नहीं है। लेकिन ये अगर हम इसको समझें तो ये एक मामला है जो आज नहीं, कई 100 साल पहले भी इसकी अहमियत दर्शाई गई है। आप सबको जानते हैं कि मध्ययुगीन काल में कबीर, रविदास और इस तरह के लोगों ने अवधि में जो यथास्थिति थी, जो अंधविश्वास था और खास तौर से जो जात पात व्याप्त था समाज के अंदर, उस पर बहुत तेज प्रहार उन्होंने उस बोली में किया जो लोगों की बोली थी, और खास तौर से उन लोगों की बोली जो उनके श्रोता थे, जो उनकी बात को सुनना चाहते थे, जिनको उनकी बात फिर अच्छी लगने लगी और उनके साथ वो जुड़ने लगे। तो ये जो एक उन्होंने आंदोलन, अभियान शुरू किया, एक समाज के अंदर बहुत बड़ा बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए, इसका जवाब भी उसी बोली में दिया गया। और उस बोली में जवाब देने वाले थे तुलसीदास जी, जिन्होंने उसी समय में रामचरितमानस अवधि में ही लिखा। हमने कई जगह पढ़ा, हमारे अजगर भाई भी इसको बहुत डेमोक्रेटिक बात कहते हैं कि तुलसीदास ने अवधि में जो रामचरितमानस लिखा, ये बहुत डेमोक्रेटिक कदम था। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि ये बहुत डेमोक्रेटिक कदम था, ये बहुत काइयापन का कदम था, क्योंकि उनको मालूम था कि उनको किससे लड़ना है। उनको कबीर से लड़ना है, उनको रविदास से लड़ना है, और उनसे लड़ने के लिए उनको भी अवधि में ही लिखना होगा। जिन ब्राह्मणों ने उनको काशी से भगा दिया, आज वो उन्हीं के पाठ को घर घर करके अपना पेट पालते हैं, ये भी सच्चाई। ये जो बात गौहर ने कही, ये बहुत सही बात है कि जो काम कबीर और रविदास ने किया और फिर जिसका जवाब भी तुलसीदास जी ने दिया, और तुलसीदास जी एक तरह से जीत गए, क्योंकि जो लोग सुनते थे और प्रभावित होते थे रविदास और कबीरदास से, आज वो पैसा खर्च करते हैं कि तुलसीदास जी का लिखा हुआ उनके घर के सामने लाउड स्पीकर पर बजाया जाए। वो अपने को गालियां देने के लिए किसी को पैसे दे और उसका भोज भी करवाए, तो एक तरह से वो जीत गया। लेकिन वो बात बिल्कुल सही है कि अगर लोगों तक पहुंचना, देखिए मैं जो हिंदी जानती हूँ या हिंदुस्तानी जानती हूँ बहुत सरल है, और इसलिए आपका लिखा हुआ भी कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता है। और अगर मेरी समझ में नहीं आता है तो जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, उनको कितना समझ में आएगा, फिर ये इसका फैसला तो फिर आप ही को करना होगा। इसलिए बोलियों की तरफ जाना, मुझे मालूम है अगर आप राही साहब की किताबों को पढ़ें, आधा गांव, टोपी शुक्ला वगैरह, तो सबसे ज्यादा मजेदार बात उसमें क्या होती है, जब वो भोजपुरी में कुछ लिखते हैं, जब उनका कोई संवाद भोजपुरी का होता है, और जब वो भोजपुरी को लेकर के समझाते हैं कि समाज में किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमारा स्तर समाज में थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो खड़ी बोली बोलने लगते हैं। और अगर उनकी पत्नी भोजपुरी ही बोलती है तो वो सबके सामने अपनी पत्नी को डांटते भी हैं कि ई का गंवारपन की बातें कर रही हो, तुम भी खड़ी बोली बोलो। लेकिन जब गाली देने पर लोग आ जाते हैं तो फिर उनको अपनी मातृभाषा भोजपुरी ही याद आती है, वो खड़ी बोली में गाली नहीं दे पाते हैं।
ये बात जो राही साहब की किताबों में है, बहुत कम मुझे लगता है लेखक है जिन्होंने 50-60 साल पहले लिखा था और जिनकी किताबें आज भी उतनी ही जनप्रिय है जितनी तब थी, और शायद राही साहब उनमें से हैं। हमें बहुत खुशी है कि वो एक जमाने में हमारे जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष भी तमाम लोगों से तलवार भांज करके, अध्यक्ष तो सदस्य कम से कम रहे हैं, और तमाम उन्होंने बंबई में बड़े बड़े लेखकों से तलवार भांज करके जनवादी लेखक संघ की सदस्यता ली थी। तो ये बोलियों का महत्व बहुत है, और यही समझा गया था कि जो बोली में लिखता है या पढ़ता है या बोलता है वो गंवार है, इसलिए पढ़े लिखे लोग बोली से अलग रहें। खड़ी बोली या जो भी क्लिष्ट भाषा है, जितनी क्लिष्ट होगी उतने ही ज्यादा पढ़े लिखे समझे जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत, मैं समझती हूँ, महत्वपूर्ण बात है कि हम बहुत लोगों का उदाहरण दे सकते हैं। गोंडवी जी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो आज भी लोगों के जुबान पर इसीलिए है कि उनकी जो भाषा थी, उनकी जो बोली थी, वो आम लोगों की बोली है। तो वो एक बहुत जरूरी बात है। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, फिर 15 मिनट में मैं अपनी बात कहूंगी कि फैज की 2 नज्मों का यहाँ पर बहुत बातचीत हो रही हुई है। एक तो हम देखेंगे, उसके बारे में गौहर ने कुछ बताया, और हमारा जो लोगो है उसमें जो उनकी दूसरी नज्म है, बोल के लब लब आजाद है तेरे, उसको भी उसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ औरतें बहुत कम हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि फैज फैज बने कैसे। एक बहुत जबरदस्त महिला कॉमरेड थी जिनका नाम था रशीद जहान, जो एक बहुत अनोखी और जबरदस्त लेखिका भी थी। फैज को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की पहली प्रति देने वाली भी रशीद जहान ही थी, और उन्होंने रात भर उसको पढ़ा और उन्होंने कहा कि दूसरे दिन से वो बिल्कुल एक अलग तरह की कविता कहने लगे। तो ये जो एक योगदान है एक बहुत जबरदस्त कॉमरेड का जो महिला थी, इसको भी हम लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। बस ये 2 बातों का थोड़ा, और तो जरा ज्यादा ही तारीफ बना ये इसकी जरा याद मुझे दिलानी थी। अब जो हमसे कहा गया है कि ये जो बोलने की आजादी है, तो पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये सोचना कि बोलने या विचार को व्यक्त करने की आजादी का जो हमला है हमारे देश में, ये बहुत नया है, या केवल बीजेपी और उनके साथ जो जुड़े हुए संगठन है उनकी तरफ से हो रहा है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम इस हमले का कभी भी पूरा का पूरा जवाब दे नहीं पाएंगे, और इस हमले से हम अपने आप और अपने समाज को बचा भी नहीं पाएंगे। ये हमला केवल पुराना हमला ही नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगी ये हमारे सभ्यता और हमारी संस्कृति की आधारशिला है एक तरह से, जिसको हमारे संस्कारों ने बहुत सराहा है। वो इस आजादी को हर तरह से छीनने का काम भी करता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सबकी आजादी बराबर मात्रा में छिनती है। ऐसा नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये हमला तो सब पर हमला है, सबकी आजादी जा रही है, तो फिर जो लड़ाई इसके खिलाफ होनी चाहिए वो बन नहीं पाएगी। इस हमले के शिकार कुछ तबके बहुत ज्यादा हैं, कुछ तबके सबसे ज्यादा हैं, कुछ तबके हैं और कुछ तबके बहुत कम इस हमले के शिकार हैं। इस सच्चाई को हमें निश्चित रूप से समझना होगा, क्योंकि जो ये हमला है, अब इसको लोगों ने यूरोप में जो फांसीवाद का हमला था उसके साथ इसकी तुलना की है, और कहा है कि जिस चीज से यूरोप डरता है अब वो हमारे दरवाजे पर दस्तक कर रहा है। तो भैया ये हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं कर रहा है, ये हमारे घर में रहता है, और आज से नहीं रह रहा है, ये हमारे घर में हजारों साल से रह रहा है। बहुत कम हम उसको घर से निकाल पाए हैं,
और अब वो और भी ज्यादा ताकत के साथ फिर हमारे घर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम इसको क्या नाम दें? हमको तो एक ही नाम अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने जो मनुस्मृति को जलाने का काम किया उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली है। इसलिए ये जो हमला हमारी आजादी, हमारे बोलने, हमारे अपने विचार व्यक्त करने, तमाम चीजों पर है, ये तो एक मनुवादी हमला है। और ये मनुवाद हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरह से हम देखें तो ये हमारे समाज पर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हम सबके जहन के ऊपर प्रजातंत्र, बराबरी, इन सारी चीजों से ज्यादा शिद्दत के साथ जारी है, ज्यादा शिद्दत के साथ हावी है। हम मनुवादी ज्यादा हैं, जनवादी कम है। हम मनुवादी ज्यादा हैं, समानता प्रेमी कम है। हम मनुवादी ज्यादा हैं, धर्मनिरपेक्ष तो बहुत कम है। और इसीलिए चाहे उसमें कितनी कमियां, कितनी त्रुटियां क्यों ना हो, हमारा संविधान हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर तो है ही, क्योंकि पहली बार हमारे देश के इतिहास में समानता को अच्छा समझा गया, समानता को एक नैतिक मूल्य समझा गया। अलग अलग जातियों के लोगों के बीच में समानता, आदमी और औरत के बीच में समानता, अमीर और गरीब के बीच में समानता, तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच की समानता पहली बार हमारे देश के इतिहास में, ये कहीं भी दर्ज नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी प्राचीन वो क्या कहते हैं परंपराएं, जब वो औरतों के बारे में या औरतों की आजादी के बारे में कोई एक प्रतीक ढूंढते हैं तो ढूंढ ढूंढ के उनको एक कहीं कोई गार्गी मिल जाती है तो बड़ा भारी वो होता, देखो गार्गी मिल गई, गार्गी भी थी, या एक कोई और मिल जाती है। इसका मतलब है कि था नहीं, कोई समानता थी नहीं, लैंगिक समानता नहीं थी। और ये हमारे देश का लंबा इतिहास है। बुद्ध इसके खिलाफ लड़े, महावीर भी शायद इसके खिलाफ लड़े, लेकिन मानना पड़ेगा कि ये दोनों इस देश में मनुवाद की ताकतों के सामने हार गए। ये बाहर तो चले गए, बुद्ध ने बाहर बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया, लेकिन यहां हार गए। कबीर और रविदास और वो तमाम लोग, आप सोचिए हम लोग कितने मतलब गंदे लोग हैं कि मुझे पता भी नहीं था कभी, जब तक मैंने किताब किसी की नहीं पढ़ी, कि मीराबाई रविदास की शिष्य थी। उनको तो केवल कृष्ण भगवान के शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और चूंकि भगवान के लिए उन्होंने अपने पति को छोड़ा, तो ये जो भारतीय नारी के लिए सबसे बड़ा पाप है, जिसके लिए उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि भगवान के लिए उन्होंने पति को छोड़ा, इसलिए शायद वो कहीं जिंदा बच गई। अगर लोगों को पता चलता या ये बात आम फहम होती कि मीराबाई रविदास के गीत गाने के लिए अपने राजमहल से निकली है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको जिंदा छोड़ा जाता। तो मैं आपसे जो कहने की कोशिश कर रही हूं कि इस लड़ाई को कुछ लोग समझते हैं ये अगर इलेक्शन हार गए तो सब ठीक हो जाएगा, कोई गोल्डन एज था 2014 के पहले, हम अगर वहां किसी तरह से लौट गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई गोल्डन एज था नहीं, ना 2014 में था और ना 1914 में था, ना 1814 में था और ना उसके पहले था। ये जो चीजें, ये जो तमाम पहलू हैं मनुवाद के, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं में निहित हैं, और इनके खिलाफ लड़ना मैं समझती हूँ लेखकों का बहुत 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 बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं तो इनको मैंने कभी देखा नहीं, मैं इनकी किताब पढ़ती हूँ, मैंने बहुत कॉपीज खरीद के लोगों को बांटा भी है। मेघवंशी जी, आप इनका जब हम पढ़ते हैं, कितनी चीजें हैं
हम और आप, ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने कितनी चीजों के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। हम में से बहुत से लोग विदेश गए और हमने सोचा नहीं कि विदेश में जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हमारा जो मन है वो रेल की पटरी पे क्यों नहीं जाता। उसका इंतजाम हर देश के अंदर क्यों किया गया है कि उसको हर स्टेशन पर एक बक्से से निकाला जाए, उसको कहीं सही जगह फेंका जाए और दूसरा डब्बा रखा जाए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। वो तो मैंने पढ़ा कि अब भारतीय रेल कुछ सही तरह के टॉयलेट्स बना रही है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य का मन है उससे जो रेलवे की पटरी है वो कमजोर पड़ रही है। जो लगातार उसके ऊपर मनुष्य का मन गिर रहा है उससे उस पटरी का करोशन हो रहा है, वो घिस रही है, कमजोर पड़ रही है। इसलिए भैया कुछ करो, नहीं तो हम वो मर जाए हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए कि आखिर क्यों नहीं इससे पहले ये हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा समुदाय पैदा हुआ है जो केवल हमारे मल को उठाने का काम करेगा। वो चाहे रेल की पटरी के ऊपर हो, चाहे वो सीवर के अंदर हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन वो समुदाय है। और मैं सच बता रही हूं, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रही हूं। हम सब के लिए बहुत अच्छा है कि हम इन सच्चाइयों के प्रति अपनी आंखों को बंद ही रखें, क्योंकि अपनी आंखों को खोलने का फिर मतलब है सिर्फ लिखना नहीं बल्कि कुछ करना भी। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाह रही हूं कि आज जो हमला चौतरफा हो रहा है उसको आप समझिए कि ये जो हमला सालों से हो रहा है ये उसका एक बहुत ही, जिसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है, बहुत ही क्रूर वर्जन है। क्योंकि जो लोग ये हमला कर रहे हैं उनको कोई इसकी परवाह नहीं कि कोई उनको असभ्य कहे, कोई उनको फनाटिक कहे, कोई उनको बर्बर कहे। वो कहते हैं हाँ हम हैं, क्या परेशानी है। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जिनको ये हमारा संविधान भी कभी स्वीकार नहीं था। आप सब जानते हैं कि 1949-50 में जब हमारा संविधान तैयार किया गया तो आरएसएस के लोगों ने लिखा, ऑर्गेनाइजर में लिखा कि यह संविधान हमको मंजूर नहीं है, हम तो इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। और ये मनुस्मृति क्या है? मतलब अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फैसला लिया है कि मनुस्मृति नहीं पढ़ाया जाएगा। माफ कीजिएगा, मैं तो चाहती हूं ये पढ़ाया जाए। जब लोग इसको पढ़ेंगे तो कम से कम कुछ लोग तो समझेंगे कि ये हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, ये बेहूदगी, ये मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इट इज ऑब्सीन, वाहियात किताब है। और उसको वो बड़े गौर से कहते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमें इसी को लागू करना है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस समाज में या इस देश में कोई नया काम करने जा रहे हैं, बल्कि ये है इसका मतलब कि जो यहां होता था, जिसको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा कम कर लिया गया या उससे थोड़ी सी लगाम लगा दी गई, उसको वो पूरी शिद्दत से, पूरी क्रूरता के साथ करना शुरू कर देंगे। और इसीलिए आप देखते हैं कि जिस तरह का अत्याचार खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में दलितों के ऊपर हो रहा है, मतलब पहले भी होता था, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन अब जिस तरह का हो रहा है और जिस तरह से जो इसको करने वाले अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है, वो बिल्कुल मनुवाद को लादने का काम हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, यहां से बहुत दूर नहीं है, हाथरस। हाथरस में एक बाल्मीक लड़की के साथ उसके ही गांव के 4 ठाकुर लड़कों ने बलात्कार किया।
उनका नाम भी बता दिया। हमारे मुख्यमंत्री जो लखनऊ में बैठे हैं, उन्होंने लखनऊ में बैठे बैठे कह दिया वो लड़की झूठ बोल रही है, बलात्कार नहीं हुआ। उसके बाद वो लड़की मर गई तो थोड़ा सा हल्ला मचा कि अब तो मर गई, अब तो बात सुनो। तो वो 4 लड़कों को जेल में बंद कर दिया गया और 1 साल के बाद जज साहब, जो बेचारे दलित समाज के थे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि उनकी कचहरी में हर तारीख पर क्या होता था। गांव के लोग जो उसी बिरादरी के थे, जिनके वो बलात्कारी थे, जिसके वो दारू पी करके कोर्ट में आकर के उस जज के सामने खड़े होकर के गालियां उसको देते थे और कहते थे सोच समझ के अपना फैसला सुनाना। इसलिए उसने 1 साल के बाद फैसला सुनाया, बलात्कार तो नहीं हुआ, उसकी मौत भी गलती से हो गई। 3 लोगों को बिल्कुल ही बरी कर दिया जो उस लड़की के घर के पीछे छत के ऊपर रहते हैं। नीचे उसका परिवार रहता है, ऊपर वो रहते हैं। और एक को कहा कि ये अनजाने में उसके मौत का जिम्मेदार है, इसलिए इसको भी बहुत हल्की फुल्की सजा दी जाएगी। अब आज वो परिवार उस लड़की का कैद में है और अपराधी बलात्कारी घूम रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये क्लासिक मनुवाद है, क्योंकि मनुस्मृति कहता है कि अपराध का दंड अपराधी और जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जात को देख करके तय होगा। जाति के आधार पर दंड तय होगा, ये मनुस्मृति कहता है। और इसको लागू करते हुए हम इस सरकार को देख रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है और जगहों में भी हो रहा है। मैं और ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगी। इसके अलावा जो आज आप देखिए, 2 बातें हो रही हैं भाजपा शासित राज्यों में। जो SC ST बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में भी ताला लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आया है 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, 5,000 और अब एजेंडे पर है। अब थोड़ा लोग जागे हैं, इसके खिलाफ कुछ हल्ला मच रहा है तो कहीं कहीं रुक रहा है। तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल नहीं चलेगा, हर चीज प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा। तो जो हमारे, हमको कहना नहीं चाहिए, हमारे मेजबान है शायद इन्हीं चीजों की तरफ इशारा था कि समाजवाद आ रहा है, समाज टूट रहा है। इससे नहीं टूट रहा है, ये टूट रहा है मनुस्मृति की विचारधारा की वजह से, उसके उल्लेख से नहीं टूट रहा है, उसके क्रियान्वयन से टूट रहा है। और आज अगर हम देखें कि ये सरकार की नीतियां, जो एक तरफ शिक्षा का दरवाजा सबसे ज्यादा जो शोषित जनता है उसके लिए बंद कर रही है, और उसके साथ साथ रोजगार का दरवाजा भी उसके साथ बंद कर रही है, तो फिर हमको समझ में आएगा कि ये भी मनुस्मृति को लागू करने का ही एक बहुत बड़ा पहलू है कि शिक्षा हासिल आप नहीं कर सकते अपनी जात के कारण, और पेशा भी आपको वही करना पड़ेगा जो आपके बाप दादा करते थे, उसके अलावा कोई दूसरा पेशा आपके लिए खुला नहीं होगा। मैं आपको और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकती हूँ। आप कहेंगी कि सांप्रदायिकता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सांप्रदायिकता तो देखिए, सांप्रदायिकता तो इनका DNA है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने किसी ने पूछा कि वाजपेयी जी, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं होते तो आपकी राजनीति कैसे चलती? तो आप तो जानते हैं वो बहुत चालू चकड़ किसी के आदमी थे। आपके बांदा में भी चकड़ कहते हैं, हाँ, हमारे चकड़ आदमी थे। तो उन्होंने अपना थोड़ा सा हंसे और फिर कहा, नहीं होते तो कहीं से मंगवाना पड़ता, लेकिन राजनीति तो चलती। तो माइनॉरिटीज के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला तो इनके मकसद प्राप्ति का हिस्सा है। मकसद इनका है हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना, मनुस्मृति के आधार पर समाज को चलाना।
और उसकी प्राप्ति के लिए अपने पीछे बहुसंख्यक समाज को जुटाने के लिए यह जरूरी है कि उसके अंदर अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत और ज्यादा दिन पर दिन बढ़ाई जाए, ताकि बेरोजगारी, भूख, इन सारी चीजों का जो उनका दर्द है वो थोड़ा सा कम हो। और बड़ी बात यह हो कि इनसे हमको बदला लेना है और उसके लिए आप इनके पीछे जुटे और हिंदू राष्ट्र को स्थापित करें, यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारिए। वो कुल्हाड़ी भी वो आपको दे रहे हैं कि हम नहीं मारेंगे, तुम ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो। तो ये जो पूरा हमारे देश में समय चल रहा है, इसमें जो लेखक हैं, आप देखिए ये क्या कर रहे हैं। जो इनका एक बहुत बड़ा विचारों की दुनिया में हमला है, इन्होंने कश्मीर में 25 किताबों को बैन कर दिया है। अब मुझे तो लगता है ये बहुत मूर्ख लोग हैं, क्योंकि आज के जमाने में किसी किताब को बैन किया ही नहीं जा सकता है। वो अवेलेबल है इंटरनेट पर, अगर कोई पढ़ना चाहे। मुझे लगता है जब आप बैन करते हैं तो ज्यादा लोग उन किताबों को शायद फिर पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन विचारों की दुनिया पर, कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज पर, सिलेबस पर उनका जो हमला है, उस पर आप लोगों को जितना आप चिंतित हैं और ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। ये इतना ही नहीं कर रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को हर जगह वाइस चांसलर बना रहे हैं, हर जगह उनको टीचर्स में भर्ती कर रहे हैं, जगह जगह सिलेबस भी आप सब जानते बदल रहे हैं, लेकिन वो इतने तरीके अपना रहे हैं जो आपने कहा ना, बच्चे उनकी तरफ जा रहे हैं। तो उसमें सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उनको पकड़ नहीं पाए इसलिए वो भाग गए उधर। जो तमाम तरह से लोगों के दिमाग को हैक किया जा रहा है, लोगों के दिमाग पर कब्जा किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से समझना और हम इतने कम साधनों के साथ कैसे इसका मुकाबला करें, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्रीराम कॉलेज, जो एक एलीट कॉलेज है, जहां सबसे ज्यादा जो हमारे देश के धनाढ़ और पढ़े लिखे लोगों की बेटियां जाती है पढ़ने, तो वहां जो एक फाउंडर्स डे था या कोई बड़ा आयोजन था, तो कौन उसमें बोलेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लेडी श्रीराम कॉलेज के प्रशासन से कहा कि आपको इनको बुलाना पड़ेगा, और नाम से तो लगा हो सकता है ठीक हो, वो कोई सेवानिवृत्त एम्बेसडर थे, सेंट स्टीवेंस कॉलेज के पढ़े, तो ऐसा लगा ठीक ही आदमी होगा। वो जाकर वहां बोलता क्या है, अगर मेरा नाम मोहम्मद होता तो मैं भी 4 शादी कर पाता, और आपकी जो सुंदर सी प्रिंसिपल है उनसे भी मैं शादी कर लेता। यानी आप सोच सकते हैं कि इस हद की घटियापन एक विमेंस कॉलेज में उसका प्रदर्शन हो और सरकार उसके पीछे है। लेकिन ये उनकी पूरी योजना है। एक तरफ जो पढ़े लिखे हैं उनको व्हाट्सएप, उनको टीवी और इन सब चीजों के द्वारा बिल्कुल पागल बनाना, और जो गांव का गरीब है, जो हमारा शहरों का, कस्बों का बेरोजगार लड़का है, उसके हाथ में कावड़ दे दो, माफ करना, इसमें कोई धार्मिक भावना वाली बात नहीं है। एक हाथ में कावड़ दे दो, दूसरे हाथ में चिलम दे दो, और उसको कह दो जाओ 2-3 महीने तुम बिल्कुल फ्री हो, पुलिस वाले तुम्हारे पैर दबाएंगे, अगर छाले पड़ जाएंगे तो मरहम भी लगाएंगे, जहां से तुम निकलोगे तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे। ये तो बस ऐसे ही होता रहेगा। असली चीज ये है कि भंडारे तुमको रास्ते भर जाएंगे और भंडारों में हर चीज का इंतजाम होगा। तो आप सोचिए, ये सिर्फ लालच नहीं है। एक गरीब लड़का जिसने अपने बाप को शायद कभी पुलिस वाले से पिटते हुए भी देखा होगा, जिसने अपने जैसे लड़कों को बस्ती में पुलिस वालों की मार खाते हुए देखा होगा, जो बेरोजगार है, जिसकी कोई सुनता नहीं, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, जब उसको आप कहते हैं अब 3 महीने के लिए सड़कों के राजा तुम ही बन जाओगे, तो कितनी बड़ी चीज है जो वो दे रहे हैं। हम और आप नहीं दे सकते, हम और आप नहीं दे सकते, मान लीजिए इस बात को। लेकिन लड़ना तो है ही, लड़ना तो है ही।
इसलिए मैं आपसे अंत में, क्योंकि 20 मिनट मेरे शायद खत्म भी हो रहे हैं, मुझे इतना ही कहना है कि ये लड़ाई चारों चौतरफा हमको लड़नी है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमको ये लड़ाई उनसे लड़नी है, तो कोई उनसे है नहीं। हमको लड़ाई जो हमारी अपनी परवरिश है, जो हमारे अपने संस्कार हैं, जिन संस्कारों में हम पले हैं। अब हम इनकी इज्जत बहुत करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह की खेती कर रहे हैं, जिसके हम बहुत फैन हैं। हमारे जो मेजबान हैं वो कहने लगे कि देखिए शादी वैसी हो जाएगी जैसे कि पाश्चात्य के देशों में हो रही है। अरे हम आपको बता दें, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी को जेल खाना मानती हैं, कहती नहीं है लेकिन मानती है। घर, क्योंकि घर के अंदर 2014 से पहले भी संविधान की एंट्री नहीं थी। संविधान की एंट्री घर के अंदर बैंड नहीं थी 2014 से पहले भी। आज भी शादी के अंदर बलात्कार जुर्म नहीं माना गया है हमारे देश में। इसके पहले भी घर में आप अपनी पत्नी के साथ मारपीट करें तो ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार समझा जाता था। और पुलिस वाले उस रोती गाती औरत को समझाते थे कि आदमी की नहीं मार खाओगी तो क्या दूसरे किसी की मार खाओगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोचना कि पहले सब कुछ बहुत ठीक था, हमारा जो तरीका था वो बहुत बढ़िया था, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, ये है वो है, हम उसकी बहुत सराहना करते रहे। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें थी। इस इलाके में भी इतनी खूबसूरत इमारतें बनाई गई हैं, इतने सुंदर किले हैं, जबरदस्त काम किया है हमारे देश के लोगों ने। लेकिन संस्कार, भाई हम तो इस शब्द से बहुत डरते हैं। संस्कार के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ है और संस्कार के नाम पर आज भी अत्याचार हो रहा है। और ये संस्कारी लोग जो आज बैठे हुए हैं दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर, ये संस्कारी लोग संस्कारों का इस्तेमाल करके हमारे पूरे देश को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और हमको एक तरह की गुलामी में वापस लेकर के जाना चाहते हैं। तो मुझे और कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मनुवाद से डरिए। फैशिज्म यूरोप में वो डरते हैं कि नहीं डरते हैं। गाजा में जेनोसाइड हो रहा है, उसको तो वही करवा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब डरते हैं। जब कुछ गोरे लोग उसके शिकार हो रहे थे तब शायद डरते थे, अब नहीं डरते हैं। लेकिन मनुवाद से डरिए और समझिए कि ये बिल्कुल शुद्ध मनुवादी हैं जो अब हमारे देश में राज कर रहे हैं। इनका और कोई एजेंडा नहीं है, केवल मनुस्मृति को ही लागू करने का एजेंडा है। और जो 99% लोग इस पद्धति से गुलाम बनेंगे, उनको जगाने की जरूरत है। आप बोली का इस्तेमाल करो, आप भाषा का इस्तेमाल करो। हमारे देव कुमार बैठे हैं, कविता का इस्तेमाल करो, अपने अनुभव का इस्तेमाल करो, भाषण दो, लोगों को इकट्ठा करो, जौन करे का है भैया करो, लेकिन मनुवादी से देश को बचाओ। इतना ही कह करके मैं आपकी बात को समाप्त करती हूँ।